हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 61 नई शुरुआत और मस्ती। अगली सुबह। आज की सुबह एक नई शुरुआत थी सभी के लिए, बस किसी की शुरुआत सही गई, किसी की नहीं। नीर मैंशन, निराली का मैंशन। आज सब लोग रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठकर करण और विशाखा के आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में करण और विशाखा आ गए। सबको नाश्ता सर्व करने के बाद एक दूसरे को नाश्ता सर्व कर एक दूसरे को खिलाने लगे। तभी बीच में निराली कहती है, 2 दिन वीकेंड्स है और उसके बाद कॉलेज शुरू होने वाला है, इसलिए मैं सोच रही थी कि हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए, तुम लोगों को क्या लगता है? जिस पर कारवी कहती है, लगना क्या है ब्रो, मन में आया कर देना होता है, बाकी सुनने के लिए हम हैं ही, और वैसे भी हम लोग वीकडेज पर कितना भी काम कर ले वीकेंड्स को खाली ही रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे तो जरूर। जिस पर करण कुछ कहने की कोशिश करता है मगर कारवी उसे रोकते हुए कहती है, भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे तो जा रहे हैं। उसकी बात पर करण सरनामे हिलाते हुए जवाब देता है, किसी को कुछ बोलने तो दिया कर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा कहाँ जाना है, ये किसी ने सोचा। तो सब शांत हो जाते हैं। तभी निराली धीमे आवाज में शांति से कहती है, लोनावाला चले। जिस पर सिद्ध और विशाखा हाँ बोलते हैं, वही कारवी नाचने लगती है और फिर से करण को कुछ मौका नहीं मिलता। तभी सिद्ध कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स को भी बुलाए अपने साथ, हम पांचों तो हमेशा ही जाते, इस बार उनके साथ चलेंगे। जिस पर सब हाँ में सर हिलाते हैं और तभी सबका ध्यान निराली की तरफ जाता है जो अभी भी वैसे ही बैठी होती है। विशाखा उसे हाथ लगाती हुई बोलती है, क्या हुआ डिबो, क्या हम उन्हें साथ न ले जाए? निराली शांति से उससे पूछती है, किसे? उसकी बात पर सब समझ जाते हैं कि वो कुछ और ही सोचने में बिजी थी। करण उसके सर पर हल्के से टप्पली मारते हुए बोलता है, भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स को। और किसे? जिस पर निराली अपने सर को छूते हुए बोलती है, हाँ तो इसमें पूछने की क्या बात है, बुला लो। उसकी बात पर करण ने हाँ में सर हिलाया और उन्हें कॉल करने चला गया। विशाखा पैकिंग करने चली गई, वही सिद्ध और कारवी कंपनी और फैशन स्टूडियो में उनके बिना भी कोई प्रॉब्लम ना आए ये देखने के चले गए। अब वहां निराली बच्ची थी। निराली ने अपनी आंखें बंद करते हुए धीमे आवाज में कहा, ये आखिरी 2 दिन शांति से तुम्हारे साथ। थोड़ी देर में वो चारों अपना अपना काम कर और तैयार होकर लौटकर हॉल में वापस आए तो निराली उन्हें अपने लैपटॉप पर काम करती मिली। सब लोग धीमे कदमों से उसके पीछे जाकर खड़े हो गए। ऐसा नहीं था कि इस बात का पता निराली को नहीं था, वो एक अलग सोल्जर थी और अगर उसका ध्यान ना भी हो तो लायोना किस लिए था। मगर फिर भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और ऐसे दिखाया जैसे कि उसे कुछ नहीं पता था। धीरे वो लोग उसके करीब आए। अचानक निराली पलट गई और जोर से चिल्लाई, जिससे उसके पीछे एक तरफ खड़े कारवी, करण और सिद्ध डरकर तो कोई चौंककर नीचे गिर गया, मगर विशाखा जिसके साथ ऐसा ऑलरेडी 2 बार हो चुका था वो साइड थी और उसने फुर्ती निराली के सामने रखा लैपटॉप उठाया और उसे लेकर भागने लगी। उसमें निराली की इंपोर्टेंट फाइल थी जिस पर वो अभी काम कर रही थी, वो डिलीट ना हो जाए इस डर से वो विशाखा के पीछे भागने लगी। निराली भागते हुए ही विशाखा से कहती है, विश उसमें बेहद जरूरी फाइल ओपन है, कम से कम उसे सेव करके क्लोज तो कर दो। लेकिन विशाखा उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुराते हुए जेब निकालकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाँ तो खुद लेकर कर दो, आज वो न क्या हुआ, थक गया बच्चा। उसकी ये बात सुन निराली समझ जाती है कि विशाखा ने पहले ही फाइल सेव करके क्लोज कर दी है, क्योंकि वो ऐसी चीजों को बेपरवाही से नहीं लेती और यही बात बाकी और तीनों जो अब उठ चुके थे वो भी समझ चुके थे। लेकिन वो निराली को अपने पीछे भगाना चाहती थी और निराली को उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो उसके पीछे भागने लगी। उसके पीछे ये तीनों भागने लगे। अगर निराली किसी के पास पहुंच जाती या इंसान भाग कर थक जाता तो वो एक दूसरे को पास कर देते। ऐसे ही हॉल में मस्ती का माहौल था। ऐसा नहीं था कि निराली उन्हें पकड़ नहीं पा रही थी, बल्कि वो सब कुछ जानबूझ कर रही थी और पहले पहले तो उन्हें ये समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो उनके साथ इसी खेल रही थी, लेकिन उन्हें भी उस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर ये कोई कंपटीशन नहीं था, खाली कुछ पल का मस्ती मजाक था जो दोस्तों में होता रहता है। आखिरकार लास्ट में जब लैपटॉप कारवी के हाथ में होता है तब निराली उसे पकड़ लेती है। तभी उन्हें मैन एंट्रेंस के पास से हंसने की आवाज आती है। तब सबका ध्यान दरवाजे पे जाता है तो वो पाते हैं वहां भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स खड़े थे, उनके हाथों में कुछ गिफ्ट्स भी थे। उन्हें वहां देखकर वो पांचों अपने कपड़े सही करते हैं जो भागते हुए इधर उधर हो गए थे, और बाल भी। तभी उनकी नजर सोफा पर जाती है जिसके पिल्लो इधर उधर पड़े होते हैं। वो पांचों मिलकर जल्दी से उसे भी ठीक कर देते हैं। कारवी अर्थव का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भैया आइए ना, बैठिए। विशाखा और करण भी सबको बिठाते हैं, वहीं निराली और सिद्धा हमेशा की तरह शांत और रिजर्व्ड हो जाते हैं।
उनका ऐसा करना भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्हें वो बिल्कुल वैसे ही देखना चाहते थे जैसे वो कुछ देर पहले थे। 62 घर के बड़े बच्चे और बेबी। भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स नीर मैंशन आए हुए थे। नीर मैंशन के सामने नीर नाम पढ़कर निर्वाण के चेहरे पे अलग से ही एहसास थे। अंदर आने पर उन्होंने निराली और उसके दोस्तों को आपस में मुस्कुराते हुए देखा, पर जब वो आए तो विशाखा और करण उनकी मेहमान नवाजी में लग गए। वही सिद्धार्थ और निराली शांत और रिजर्व्ड हो गए। बस कारवी थी जो अभी भी पहले की ही तरह थी, और ये बात उनमें से किसी को भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अर्थ वह निराली और सिद्ध की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम दोनों क्या हुआ? अब तक तो बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। जिस पर सिद्ध सीरियसली जवाब देते हुए कहता है, हाँ बच्चे हैं, लेकिन घर के बड़े बच्चे हैं। कारवी की तरफ इशारा करके, इसके तरह घर के छोटे बच्चे थोड़ी है। उसकी बात सुन भार्गव और सूर्यवंशी ब्रदर्स हैरान रह जाते। वही थोड़ी देर बाद ही सूर्यवंशी ब्रदर्स को उसकी बात समझ आ जाती है, क्योंकि सिद्ध ने टेक्स्ट ऑफ डेको में उन्हें इस बारे में पहले से बताया हुआ था। जब भार्गव ब्रदर्स को जब वो अभी भी कंफ्यूज देखते हैं तो वो सब उन्हें बता देते हैं। उनकी बात सुनकर वो हैरान और खुश दोनों होते हैं। सच में किसी परिवार की तरह सिर्फ करण और विशाखा उनकी मेहमान नवाजी कर रहे थे, लेकिन अभी करण उनके लिए जूस लेने गया हुआ था। थोड़ी देरी बाद करण जूस के साथ कुछ स्नैक्स भी ले आया था। थोड़ा सा कुछ खाकर वो लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। तभी अयान ने उन्हें रोकते हुए कहा, हम सब तो 2 सीट वाली स्पोर्ट कार में जा रहे हैं और तुम 5 लोग हो। तो वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले नील बोलता है, वो मैं बाइक से आऊंगा तो निराली नीर भाई के साथ जा सकती है। उसकी बात सुन और उसकी जल्दबाजी देख सब उसे हैरानी से देखने लगे। जब नील को एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी करी है तो वो जल्दी से बाहर की तरफ, देर हो रही, जल्दी करो, ये कहकर चला जाता है। वहीं नीर मन ही मन बोलता है, ये बेवकूफ भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा देता है। उसे इस तरह से भागता देख सब मुस्कुराते हुए एक एक कर निकल जाते हैं। निर्वाण वही खड़ा रहता है तो निराली उसके पास आती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, यहीं खड़ा रहने का इरादा है या चलाना भी है? उसकी बात सुन निर्वाण थोड़ी हैरानी में उसे देखता है। जल्दी से खुद को ठीक कर उससे पूछता है, क्या आप मेरी कार में आ रही है? क्यों, मुझे नहीं आना चाहिए? निराली ने भौं ऊपर करके पूछती है। जिस पर नीर जल्दी से बोलता, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब है चले। उसकी बात पर निराली हाँ में सर हिलाते हुए उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संजना के अपार्टमेंट में सब कुछ अलग ही माहौल था। सारी जगह पर वाइन की बोतल्स बिखरी हुई थी और ऑर्डर फूड के डब्बे भी इधर उधर पड़े हुए थे। फ्लैशबैक, कल रात जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने शाविक और राहुल खड़े थे, वही ग्रुप के लड़के जो उन्हें उस क्लब में मिले थे। संजना हैरान होते हुए बोली, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला? जिस पर राहुल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी घर आए हुए मेहमान, मेरा मतलब महबूब से ऐसे सवाल थोड़ी पूछते हैं। इतना कहकर वो फ्लैट के अंदर आ जाते हैं। जब सारिका उन्हें देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। सारिका उन्हें यहाँ देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर शाविक बिना कुछ बोले उसके पास उसे गले से लगाते हुए बोला, तुमसे मिलने आए हैं बेबी। जिस पर सारिका ने उसे अपने से दूर करते हुए बोला, गेट लॉस्ट। पर शाविक उसे नहीं छोड़ता और उसके चेहरे अपने एक हाथ से ऊपर पकड़कर बोलता है, बेबी अब ऐसे भी बात मत करो ना जैसे हम कभी मिले ही ना हो। हम तो खुद भी मिले हैं और हमारा शरीर भी, और क्या तुम भूल गई? उसकी यादें मैंने आज तक संभाल रखी है, उनमें साफ नजर आता है कि मैंने तुम्हें कितना एंजॉय करवाया था, फिर वो चाहे उस क्लब में हो या फिर फॉरेस्ट में। क्यों बेबी, कुछ याद आया? उसकी बातें सुन सारिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसका ऐसा चेहरा देखकर शाविक ने उसके होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा। उसका एक हाथ इस वक्त सारिका के कमर पर था और दूसरा उसके दाएं सीने पर। बेबी अब तुम जब अच्छे से पहचान चुकी हो तो अब खुद शांत करो और मुझे अपने पास रख लो, बेहद पास। इतना कहते हुए वो उसकी चेस्ट को जोर से प्रेस करने लगता है। उसकी कमर को रब कर रहे हाथ से वो उसके एक लेग को खुद से लिपटा लेता है और उसकी गर्दन में अपना सर डालकर उसे बाइट करता है, फिर वहां पर किस करता है, फिर सक करता है और लास्ट में लिक। ऐसे करते करते वो उसकी पूरी गर्दन पर अच्छा खासा आर्ट बनाने लगता है। वही राहुल ने तो संजना को बिना सोचने का मौका दिए वही दीवार से लगा कर किस करने लगा। उसके हाथों ने संजना के हाथों को पीछे बांध रखा था। बहुत देर तक स्ट्रगल करने के बाद जब संजना उससे छूट नहीं पाती तो वो स्ट्रगल करना बंद कर देती है। जब ये बात राहुल को महसूस होती है तो उसके हाथ अपने चेस्ट पर रखवा लेता है और उसे और पैशन के साथ किस करने लगता है। थोड़ी देर ये सब करने के बाद जब उनकी सांसें भारी होने लगती है तो वो अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि राहुल संजना हाथ पकड़ अंदर लाता है तो उन्हें सामने सारिका और शाविक उस हालत में दिखते हैं। इससे राहुल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता मगर संजना को गुस्सा आने लगा था। तभी राहुल की नजरें खाने पर पड़ती है तो वो कहता है,
क्या तुम लोगों को पता था कि हम आने वाले हैं इसलिए इतना खाना ऑर्डर किया है, चलो खाना खाते हैं। उनके जवाब इंतजार किए बिना ही उसने मान लिया था कि वो खाना उसके लिए है। क्या बेशर्मी है, ये सोचकर संजना दिमाग खराब हो गया था। मगर वो भूल रही थी कि वो खाना उसके पैसों का भी तो नहीं था। वही उनकी आवाज से सारिका और शाविक अब दूर हो गए थे। शाविक सारिका को गोद में उठाकर राहुल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या राहुल कितना एंजॉय कर रहे थे मैं और बेबी, और तू डिस्टर्ब कर रहा है। गिरने के डर से सारिका भी अपनी बाहें उसके गले में डाल देती है। 63 रिश्ता टूटना और हिल स्टेशन और मितवा। संजना के अपार्टमेंट में जहां सारिका और संजना थी वहां पर अचानक से आकर शाविक और राहुल ने उन दोनों एक तरह से घेर लिया था और अभी उन दोनों को लेकर उन्हीं के साथ खाने बैठे थे। शाविक अभी सारिका को अपनी गोद बिठाकर उसे के हाथों से खाना खा रहा था और सारिका के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उसकी बात मानने के अलावा। वही हाल संजना का भी, लेकिन वो खाना खा चुका था और संजना उसके गोद में बैठकर उसे वाइन पिला रही थी और राहुल उसे यहाँ वहाँ छू रहा था, कभी कमर तो कभी चेस्ट पर। ऐसे ही काफी देर तक वाइन पीने के बाद उसने वो ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, बेबी तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए कि तुम एंजॉय करो और ये मैं तुम्हारी आवाज में सुन सकूं। इससे पहले संजना उसे कुछ कहती उससे पहले ही राहुल संजना के होठों पे होठ रखकर उसे किस करने लगता है, उसके चेस्ट को जोर जोर से प्रेस करने लगता है। थोड़ी ही देर में संजना मदहोश हो जाती है तो उसके गर्दन पर निशाना बोल देता है। अब संजना का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था, वो जोर जोर से आहें ले रही थी। उसकी चीखें, उसकी सिसकियां पूरे हॉल में शोर कर रही थी जो शाविक और सारिका के भी रोंगटे खड़ी कर रही थी। राहुल संजना को लेकर उसकी रूम की तरफ बढ़ जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। वही बाहर सारिका भी समझ जाती है कि बचना अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके मन में ख्याल आ रहा था कि अगर ये बात कहीं से उसके घर या रॉय फैमिली में पता चल गई तो क्या होगा। वो और उसकी जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ये सोच सोचकर उसे बहुत डर लगने लगा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसकी भी पूरी रात शाविक के साथ वही हॉल में गुजरी और इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। फ्लैशबैक एंड पूरा घर तहस नहस हो रखा था और सारिका और शाविक वही सोफे पड़े हुए थे। सारिका सोफे पर नीचे थी और शाविक उसके ऊपर और उनके ऊपर एक चादर थी। तभी गेट अनलॉक होने की आवाज आए और एक लड़का अपने हाथों में गुलाबों के फूल लिए अंदर आया। उसने जब इधर उधर बिखरा सामान देखा और मुंह बनाया, लेकिन ये सब उसके लिए नया नहीं था। शायद अक्सर सारिका और संजना घर ऐसा हाल बनाती थी। उस लड़के ने सोफे पर अभी तक सारिका और शाविक को नहीं देखा था। वो चलते हुए अंदर जाकर अपने हाथ में एक चाबी लेकर संजना के रूम का दरवाजा धीमे से खोलता है और जोर से कहता है, सरप्राइज लव। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका मुंह खुला खुला रह जाता है और आंखें बंद कर लेता है और उसके हाथों में रखा गुलदस्ता उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि सामने संजना राहुल के ऊपर सो रही थी और दोनों के शरीर पर कुछ भी नहीं था। वही उस आवाज को सुनकर वो चारों अपने नींद से जाग जाते हैं। संजना सामने खड़े लड़के को देखकर हैरान होते हुए कहती है, विश्लेष मेरी बात सुनो, तुम जैसा सोच रहे वैसा कुछ नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन। विश्लेष उससे नजरें बाहर तरफ करते हुए बोलता, क्या समझाओगी मुझे, बच्चा नहीं हूं, पहले कपड़े पहनो। उसने तो सब कुछ देख लिया होगा और मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है, फिर बाकी सब के बारे में सोचो, जा रहा हूं मैं यहां से। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। संजना पीछे से चिल्लाते रह जाती है, विश्लेष सुनो ना, रुक जाओ, तुम सुनते क्यों नहीं, मुझे समझाने का मौका दो प्लीज। विश्लेष वो एक नाइट गाउन डालकर जाने को होती है तो पीछे राहुल आकर पकड़ते हुए कहता है, जाने दो ना बेबी, अगर वो जाना चाहता है मैं हूं ना तुम्हारा परवाना, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। सारिका उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है, छोड़ी मुझे विश्लेष, पर वो वहां से जा चुका होता है। सारिका एक मिनी क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में आकर उसे संभालते हुए कहती है, संजना डोंट वरी, तुम्हें इससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। उसकी बात पर संजना बिना कुछ सोचे समझे उसे पीछे ढकेलते हुए बोलती है, क्या अच्छा मिल जाएगा, हाँ क्या फ्यासे से था मेरा, अगर तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा तब भी तुम यही बोलोगी, हाँ यही कहोगी कि मुझे कोई और मिल जाएगा। उसके पीछे धकेलने से सारिका जमीन पर गिर जाती है, लेकिन वो उठती नहीं क्योंकि उस पर संजना के ऐसे चिल्लाने से वो पूरी तरीके से शॉक हो चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि संजना कभी उससे ऐसा बर्ताव करेगी या ऐसे बात करेगी, लेकिन आज ऐसा होना उसके लिए सदमे से कम नहीं था। तभी शाविक सारिका के पीछे से आता है, वो शर्ट लेस होता है और सिर्फ पेंट पहनी होती है। वो सारिका को उठाते हुए कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो, जिस पर सारिका कोई जवाब नहीं देती और उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर शाविक उसे नहीं छोड़ता और उसे वैसे पकड़े बोलता है, बेबी ऐसा नहीं करते, बुरी बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारा रिश्ता तय है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी शादी हो चुकी है।
अब तुम हमारे ग्रुप का हिस्सा हो, जहां एंट्री गेट खुला है, अपनी मर्जी से आओ, लेकिन एग्जिट गेट वो तो बना ही नहीं है। इतना कहकर वो उसकी गर्दन पकड़कर उसके होठों पर होठ रख जबरदस्ती किस करने लगता है। सारिका उसके पकड़ से छूटने बहुत कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। वही संजना बिना किसी हलचल के जमीन पर बैठी होती और मन ही मन सोच रही होती है, उसने सोच भी कैसे लिया कि इन लोगों से पीछा छूटेगा। तभी उसे खुद के हवा में होने का एहसास होता है, तो वो सर उठाकर देखती है तो पाती है कि राहुल ने उसे गोद में उठा लिया था, मगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि इसका कोई फायदा नहीं है। इस नकली राजकुमारी और अपने लालच ने उसे बेहद गहरे गड्ढे में गिरा दिया था। वहीं दूसरी तरफ अयान, अर्थव, अहिर, आहान, करण, विशाखा, सिद्ध, कार्वी और निराली और निर्वाण सब लोग एक स्पोर्ट कार में बैठ गए। वहीं नील एक स्पोर्ट बाइक पर हेलमेट पहनकर निकल गया, उसके पीछे सब एक एक करके निकलने लगे। वैसे तो नीर विला का गैराज और पार्किंग काफी बड़ी थी, जहां से एक साथ 3 कारें आसानी से जा सकती थी, पर 5 एक साथ नहीं। वो लोग गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर नाचते गाते लोनावाला के लिए निकल गए। अहीर गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो वही आहान नाचते हुए एंजॉय कर रहा था। वही अर्थव और अयान यहाँ वहाँ के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। वही कार्वी गाना गा रही थी और सिद्ध ड्राइव कर रहा था, और विशाखा गाड़ी ड्राइव कर रही थी और करण उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और आखिरी गाड़ी में आंखों आंखों वाला गेम चल रहा था। निर्वाण गाड़ी चला रहा था और निराली ने म्यूजिक सिस्टम में एक पुराना गाना जो अभी की सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था वो लगाया था। शहरी बाबू के संग में गोरी गोरी है, ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी, फूलों कलियों की बहारें, चंचल ये हवाओं की पुकारें। हाँ, फूलों कलियों की बहारें, चंचल ये हवाओं की पुकारें, हमको ये इशारों में कहें हम, थम के यहाँ घड़ियां गुजारें। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फूलवा, ये मौसम का जादू है मितवा, मितवा न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए आ, दीवाने से हो गए आ, नजारा वो हर सू है मितवा आ, ओ ये मौसम का जादू है मितवा। नीर तिरछी नजरों से निराली को देख रहा था, उसे अभी किसी 90s के हीरो वाली फीलिंग आ रही, लेकिन ये भी बहुत मिट्टी और प्यारी थी। आखिर वो तुम्हारी सपनों की शहजादी तुम्हारे आंखों के सामने बैठी थी। उसे निहारना भी सुकून भरा एहसास था। सच्ची सच्ची बोलना, भेद न छुपाना है, कौन डगर से आई कौन दिशा है जाना, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाँ हाँ हाँ, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाय रे संग अनजाने का, उस पर अनजान डगरिया, फिर कैसे तुम दूर इतने, संग आ गई मेरे गोरिया। ये मौसम का जादू है मितवा, मितवा न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए प प प, दीवाने से हो गए प प प, नजारा वो हर सू है मितवा प प प, ओ ये मौसम का जादू है मितवा, मितवा। वही निराली जो निर्वाण मन की बातें सुन रही थी, उसके होठों के किनारे ऊपर की और मुड़े हुए थे, और उसका मन कर रहा था कि वो निर्वाण को अभी अपने गले से लग ले। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि गाना खत्म हो गया, अगला गाना ऑटोमेटिक बजने लगा, मगर तभी निराली ने उससे बंद कर दिया। ये देखकर भी निर्वाण उससे कुछ नहीं कहा, बस वो ये बात सोचकर नर्वस हो रहा था कि क्या वो मेरे साथ एंजॉय नहीं कर रही। फिर खुद की ही बातों का जवाब देते हुए कहता है, वो कैसे एंजॉय करेगी, तू एक बोरिंग इंसान की तरह कब से गाड़ी चला रहा है जैसे तू कोई ड्राइवर है। वही निराली जो अभी भी उसकी मन की बातें सुन पा रही थी, उसका मन जोर जोर से हंसने का कर रहा था, मगर हंसती तो जवाब क्या देती कि क्यों हंस रही थी। वैसे तो वो किसी से डरती नहीं थी, अगर वो ये बात मन में ना कहकर उसके सामने कहता तो वो जरूर हंसती, पर कुछ बातें राज रखने के लिए उसने उन बातों के साथ अपनी हंसी भी दबा ली। फिर निराली ने नीर की तरफ देखते हुए कहा, मौसम कितना अच्छा है, क्या तुम्हें हिल स्टेशन पसंद है। 64 मेरा सुकून। निराली और निर्वाण अभी भी गाड़ी में बैठे थे। निराली ने म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया था और वो निर्वाण से बातें करने लगी थी। उसने निर्वाण से पूछा था कि आज का मौसम कितना अच्छा है और क्या उसे हिल स्टेशन पसंद है या नहीं, जिस पर कुछ पल रुककर नीर ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे वो हर जगह पसंद है जहां मेरा सुकून मौजूद है। उसकी बात सुनकर निराली ने उससे सवाल किया, और तुम्हारा सुकून क्या है। वैसे तो निराली को पता था, क्योंकि वो उसके मन की बात सुन चुकी थी। वो मन ही मन सोच रहा था, तुम ही तो हो मेरा सुकून, और ये बात मैं तुमसे कहना भी चाहता हूँ, कह दूं क्या। तभी उसे उसकी सोच से बाहर लाते हुए निराली की आवाज आती है, कह दो। जिस पर नीर चौंकते हुए कहता है, हाँ। जिस पर निराली मुस्कुराते हुए कहा, जो कहना चाहते हो वो। जिस पर नीर ने आखिर हिम्मत करके कह दिया, तुम हो सुकून मेरा। जिस पर निराली ने उसी तरह उसके आंखों में देखते हुए पूछा, सचमुच। उसकी बात पर नीर ने भी आंखों में ही खोए हुए जवाब दिया, हम तुम ही हो।
तभी सामने से हॉर्न की आवाज आई तो वो निराली की हरी आंखों के आकर्षण से बाहर आया और सामने ध्यान देने लगा, लेकिन उसके दिमाग में अभी वही चल रहा था जो उसने निराली से कहा था। वो सोचना भी नहीं चाहता कि वो अभी उसके बारे में क्या सोच रही होगी, कि मैं कितना बेवकूफ हूँ या फिर कोई प्लेबॉय जो उस पे कोई चिपसी लाइनें चिपका रहा है। वो अभी सब कुछ सोच ही रहा था कि उसे निराली की आवाज आती है। आपने कहा हम आपका सुकून है, और ऐसा क्यों? उसका सवाल सुनकर निर्वाण को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, इसलिए वो बात टालते हुए कहता है, बस ऐसे ही। जिस पर निराली उसके शब्दों को दोहराते हुए पूछती है, बस ऐसे ही। जिस पर निर्वाण उससे आंखें चुराते हुए कहता, बस ऐसे ही महसूस हुआ तो बोल दिया। निराली निर्वाण को नजरें चुराते हुए देख बोलती है, पर क्यों महसूसी हो रहा सुकून हमसे आपको? क्यों लगते हैं हम सुकून की तरह? हम हैं कौन? ये सवाल उसने बिल्कुल हम आपके हैं कौन माधुरी नकल उतारते हुए कहा था। जिस पर निर्वाण हैरानी से निराली को देखता रह गया, फिर खुद की हैरानी को कम करते हुए कहता है, लगता है आपको फिल्में देखने का बहुत शौक है। जिस पर निराली कहती है, हाँ है, लेकिन वक्त नहीं मिलता। वो तो किस तरह की मूवीज पसंद है? निर्वाण ये ओ पूछ कर राहत की सांस लेता है, जैसे यूज कितनी बड़ी समस्या का समाधान निकाला गया हो। वही उसे इस तरह देखकर निराली मुस्कुरा दी और फिर उसे कहा, हर तरह की कहानी जिसमें मतलब हो अजीज। ओह! ये सुनकर निर्वाण के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ गई। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही नॉर्मल एक दूसरे के बारे में जानते और बातें करते करते हिल स्टेशन तक आ गए थे। उन्होंने 2 दिन और 1 रात के नाइट स्टे की ट्रिप प्लान की थी और इसलिए उन्होंने वहां का बेस्ट होटल में बुकिंग भी की थी। वो सब लोग वहां से अपनी अपनी चीज कलेक्ट करके सीधे फ्रेश होने अपने रूम में चले गए। जब निर्वाण और निराली लास्ट तक साथ ही चल रहे थे तो उन दोनों को अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि सबने साथ ही बुकिंग की थी इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के सामने वाले दरवाजे पर आकर रुके तो उन्हें शक हुआ कि जरूर इसमें कोई ना कोई झोल है। उन्होंने एक दूसरे को स्माइल दी और अपने अपने रूम के अंदर चले गए। अंदर आते ही निर्वाण को याद आया कि सबसे लड़के नील ही था जिसने बुकिंग जिम्मेदारी ली थी। उसने जल्दी से उसे कॉल किया और उससे फोन पर बोलने लगा, ये मेरा निराली का रूम आमने सामने है। वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले नील अपनी धुन में बोलना शुरू करता है, मुझे पता है तुम इसके लिए मेरा शुक्रगुजार महसूस कर रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। उसकी बात सुन निर्वाण बिना कुछ कहे फोन रख देता है। उसे जो जानना था वो जान चुका था। जितना वो अपनी होने वाली वाइफ के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, उससे ज्यादा मेहनत तो उसका भाई अपनी भाभी के लिए कर रहा था। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा रहा था कि उसे याद आया जब तक वो उसे अपने दिल की बात नहीं बोलेगा तब तक कोई और कुछ नहीं कर सकता। इतना सोचकर वो फ्रेश होने चला जाता है ताकि वो जल्दी से घूमने जा सके और अपनी स्वीट हॉट के साथ टाइम स्पेंड कर सके। इतना सोचते हुए वो रेडी भी हो चुका था। जब वो बाहर आया उसी वक्त निराली भी बाहर आए। आज भी उस पे निर्वाण की नजर रुक सी गई। हरी आंखें, भारी पलके, गीले बाल, रेड कलर की फ्रॉक टाइप ड्रेस, उस पे स्किन कलर का जैकेट, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। इस बार निर्वाण ने खुद को नहीं रोका, स्टाइल से चलते हुए उसके सामने गया और अपना हाथ उसके सामने बढ़ा दिया। उसकी इस हरकत पर निराली ने भी ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उसके हाथों में हाथ दे दिया। तो निर्वाण को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जल्दी से खुद को संभाल कर वो उसका हाथ अपने हाथ में प्यार से पकड़ लेता है। वो दोनों वैसे ही साथ बाहर की ओर चलने लगते हैं। तभी निर्वाण निराली की तरफ देखते हुए कहती है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतनी कि मेरे दिल की धड़कने मेरा साथ छोड़कर तुम्हारा पीछा करना चाहती है। 65 मेरा रूप या मैं यानी मेरी रूह। निराली को जब निर्वाण ने कहा कि वो बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही है जिससे उसके दिल धड़कने तेज रफ्तार में उसके पीछे दौड़ने लगती है, तो ये बात सुन निराली की एक हॉट बीट हल्की सी मिस हो जाती है। वही निर्वाण ने ये कह दिया था और उसे अब अच्छा भी महसूस हो रहा था और नर्वस महसूस हो रहा था। काफी देर शांत रहने के बाद निराली ने निर्वाण से सवाल किया, क्या सच में? जिस पर निर्वाण ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हम। जिस पर निराली ने निर्वाण से फिर से सवाल किया, तो क्या अगर मेरा चेहरा इतना खूबसूरत नहीं होता तो भी तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगती? जैसे तुम्हारी धड़कनें अभी तेज हुई थी वैसे तब भी होती। उसकी बात सुन निर्वाण थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। उसे तो लगा था अपनी तारीफ सुनकर वो थोड़ा सा खुश जरूर हो जाएगी, और वैसे भी उसने कोई झूठी तारीफ नहीं की थी, मगर नहीं हुई क्योंकि वो हमेशा से इतनी खूबसूरत नहीं थी। लेकिन रिबॉन के बाद भले ही वो पारियों से कंपेयर किए जाने लायक हो गई थी, लेकिन इस बदलाव के कारण वो समझ गई थी कि रूप एक धोखा है और आत्मा एक शाश्वत यानी हमेशा के लिए रहने वाला सच। इसलिए वो नहीं चाहती थी कि निर्वाण सिर्फ निराली की खूबसूरती को पसंद करे। निर्वाण निराली की आंखों में असमझ के साथ देखते हुए पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो?
निराली उसकी तरफ सीरियसनेस के साथ देखते हुए पूछती है, मतलब कि तुम मुझे पसंद करते हो या मेरे रूप को? निर्वाण उसकी बात में अभी असमझ की स्थिति में था। उसने उसी तरह कहा, क्या दोनों अलग है? ये रूप भी तो तुम्हारा है और इसलिए मैं तो तुम्हारी ही तारीफ कर रहा था। जिस पर निराली ने ना में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मेरा शरीर और आत्मा दो अलग चीज है और मैं खुद को एक आत्मा के रूप में स्वीकार करती हूँ, इसलिए बताओ तुम किसे पसंद करते हो? उसकी बात सुन और समझ नीर के चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर हमें आपकी आत्मा यानी रूह को भी जानना होगा, तो क्या आप मौका देंगी खुद को समझने का, जानने का? उसको इतनी सादगी और खूबसूरती से ये बात पूछते देख उसकी इस बात पर निराली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अब तक वो दोनों मैन लॉबी में पहुंच चुके थे। ऐसा नहीं था कि उन दोनों की बातें खत्म हो गई थी। निर्वाण उससे और बातें करना चाहता था, मगर वो सबके पहुंच ही गए थे, लेकिन उन दोनों में किसी ने भी एक दूसरे का हाथ छोड़ने की या छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस बात से निर्वाण का दिल खुशी से भर गया। बाकी सबने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वह भी उन दोनों को साथ देखना चाहते थे। बस नील था जो हद से ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी लगाई गई मेहनत काम आ रही थी। अर्थ वह सबको देखते हुए बोलता है, चलो सब लोग आ चुके तो चलते हैं। लोनावला गर्मी की छुट्टियों में या बारिश के रोमांटिक माहौल में, मुंबई जहां की दुनिया हमेशा भागती दौड़ती रही, वो जरा सा ठहरने के लिए यहाँ आया करते थे। यहाँ की प्यार से भरी ठंडी हवाएं, ऊंची ऊंची पहाड़ी और गहरी दरिया और खूबसूरत नज़ारे। जहाँ लोनावला शब्द का अर्थ गुफाओं की श्रृंखला है, जहाँ एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए रोमांच ही रोमांच है। आज का पूरा दिन वो लोग यही सब कुछ देखते हुए बिताने वाले थे। इस कतार में अर्थव, अयान, नील और निर्वाण कई बार बाकियों से पीछे रह जाते। उन्हें इससे बेहद चिढ़ हो रही थी। आखिर वो लोग बड़े थे लेकिन बूढ़े भी नहीं, जो ये 20 साल के बच्चे और लड़कियां भी उनसे आगे निकल रहे थे। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि इन चारों को छोड़कर बाकी सबको इसकी आदत थी, जबकि ये चारों बस ऑफिस में ही अपना आधे से ज्यादा वक्त बिताते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा तो अर्थव और निर्वाण को आ रहा था क्योंकि अर्थव यहाँ सबसे बड़ा था। वो अपनी बहनों और बाकी सब पर अपना गलत इंप्रेशन नहीं डालना चाहता था। वहीं निर्वाण को निराली के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो उसे मदद करने की जगह उससे मदद ले रहा था, और ये भी उसके सबसे प्यारे और महान भाई की करामात थी जिसने निराली से निर्वाण से मदद मांगी थी और खुद कारवी के साथ था, वही अयानहीर के साथ था और अर्थव की मदद सिद्धार्थ कर रहा था। वही विशाखा और करण अपने में और अपने रोमांस में मस्त थे। उन्हें किसी और चीज से ज्यादा मतलब नहीं था। आखिर अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होकर वो लोनावला इसीलिए तो आए थे। वहीं निर्वाण को पहले पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर निराली के साथ वक्त बिताकर वो बहुत अच्छा फील कर रहा था, इसलिए वो जानबूझकर प्रॉब्लम में फंस रहा था ताकि निराली उसकी और फिक्र करे और उसे उसका अटेंशन मिले। जो बात निराली समझ रही थी फिर भी उसे एक्सपोज ना करते हुए उस खेल में उसका साथ दे रही थी। ऐसे ही वो बहुत से पॉइंट, गुफाएं और बहुत कुछ देखते हैं, उनके साथ तस्वीरें खींचते हैं और कुछ साथ में तस्वीरें खींचते हैं। नीर भी निराली के साथ कुछ जगह पर उसकी याद की तौर पर फोटो खिंचवाना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहे कैसे। वैसे तो उसे निराली से कहने की जरूरत नहीं थी, निराली वैसे ही उसकी बात सुन सकती थी, मगर फिर भी वो जानना चाहती थी कि निर्वाण अब क्या करता है। निर्वाण ने काफी सोचने के बाद फैसला लिया कि वो और धीमे धीमे चलेगा, और उसने किया भी, जिससे अब वो दोनों थोड़े पीछे रह गए थे। अब निर्वाण ने निराली से कहा, वहां चलो ना, मुझे वो जगह बहुत पसंद आई, हम वहां एक तस्वीर खींचवाते हैं। क्या निराली मान जाएगी निर्वाण की बात? क्या निर्वाण खींच पाएगा निराली के साथ अकेले फोटो? और क्या वो निराली के साथ बीता पाएगा ज्यादा से ज्यादा वक्त, या फिर उनके साथ आई यात्रा करेगी उसके प्लान को नाकामयाब? 66 सावन में करीबी या निराली और निर्वाण एक साथ लोनावाला के पहाड़ों के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे, जहां से ठंडी हवाएं इंसानों कपकपा कर गुजर रही थी। वहीं निराली, जिसने अपने बालों को रबर बैंड से बांधकर छोड़ रखा था, फिर भी उसके लंबे हवाओं के साथ लहरा रहे थे। उसके बेबी हेयर उसके आंखों ढक रहे था। बाकी सब थोड़ा आगे चले गए थे और निर्वाण ने निराली से कहा था कि उसे इस हसीन वादियों में यह तस्वीर खिंचवानी है, जिस पर निराली ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए बताया कि सब लोग आगे चले गए हैं, वो पीछे छूट जाएंगे, जिस पर निर्वाण ने सिर्फ एक फोटो कहकर रोक लिया। उसकी ये जिद और खुराफात देख निराली को हंसी आ रही, लेकिन वो हंसी नहीं, पता नहीं क्या होगा जब निर्वाण को पता चलेगा कि उसके दिमाग चल हर खुराफात निराली पहले से ही जानती है। शायद वो शर्मिंदगी किसी कुछ वक्त के लिए वो किसी के सामने ना आए, खासकर निराली के सामने।
निराली के मान जाने पर एक और ये इतनी अच्छी नहीं है और इसमें व्यू अच्छा नहीं है करके उसने न जाने कितनी प्यारी प्यारी फोटो ली। अचानक पहाड़ी की चोटी पर निराली का पैर फिसला और पीछे की तरफ गिरने लगी। ये सोचकर उसकी फिर से मौत हो जाएगी उसने मन ही मन लायोना से कहा, अगली बार भी मुझे इसी बॉडी में लाना, इस बॉडी पिछली बॉडी खत्म मत होने देना। जिस पर लायोना ने ओके बॉस कहा तो निराली ने आंखें बंद कर ली, लेकिन थोड़ी देर में जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने आंखें खोल के देखा वो निर्वाण की बाहों में थी। वक्त रहते ही उसने निराली को जोर से अपनी तरफ खींच लिया था। निर्वाण और निराली बेहद पास थे। निर्वाण उसके चेहरे को निहारते निहारते उसके और करीब आ गया था, जैसे अब वो और आगे आया तो उनके चेहरे आपस में लग जाएंगे। वही उसकी नज़र उसके होठों पर टिकी हुई होती है। वहीं निराली का खुद का भी इस अचानक से आई हुई सिचुएशन से माइंड ब्लॉक होता है, इसलिए वो निर्वाण के मन की बात नहीं सुन पाती। उसके बाद निर्वाण जब और करीब आता है तो निराली को लगता है वो उसे किस करने वाला है। वो आंखें बड़ी बड़ी करके निर्वाण को देख रही थी कि निर्वाण ने उसके गालों पर होठ रख निराली को किस कर लिया, फिर भी उसके छुवन के एहसास से निराली की आंखें बंद हो गई। वही ये देखकर निर्वाण के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान छा गई। उसने धीरे से अपने होठों को उससे दूर किया तो निराली ने भी उसकी छुवन ना पाकर धीरे धीरे आंखें खोली तो उसे खुद को देखते पाया और फिर से निर्वाण उसके दूसरे गालों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे फिर से निराली की आंखें बंद हो गई। ऐसे ही निर्वाण ने अपने लिबों से उसके माथे को भी छुआ, जिसका एहसास बेहद सुकूनदेह था, जिससे निराली के होठ ऊपर की तरफ मुड़ गए। उसके बाद निराली वैसे ही कुछ देर आज बंद किए निर्वाण की बाहों में खुद को उन बहती ठंडी हवाओं को जो उसे छेड़कर जा रही थी और निर्वाण की छुवन को महसूस करने लगी। वहीं निर्वाण भी बिना कुछ बोले वैसे ही उसे अपनी बाहों में लेकर खड़ा रहा और उसे अपने करीब महसूस करने लगा। काफी वक्त तक खामोशी में दो धड़कते दिलों की धड़कन के शोर के साथ को वही उस मंजर को अपने जहन में बसते रहने के बाद निर्वाण धीरे उसे सीधा खड़ा करता है। निराली की बाहें अभी निर्वाण के गले में थी और निर्वाण के हाथ उसके कमर पर और एक तरह से वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। निर्वाण ने निराली को अपने से दूर किए बिना कहा, आपने कहा था कि आप हमें मौका देंगी। ये कहते हुए उसने अपने एक हाथों से निराली के चेहरे पे आते उन बालों को पीछे किया जो हवाओं के कारण उसकी बात सुनने से मना कर रहे थे। जिस पर निराली ने उसी स्थिति में खड़े हुए जवाब दिया, क्यों नहीं चाहिए। उसके सवाल के जवाब में सवाल पूछने पर निर्वाण के होठों पर हल्की सी हंसी आ गए और उसने और ज्यादा सॉफ्ट आवाज के साथ कहा, बिल्कुल चाहिए दोगी ना। जिस पर निराली उसके ऊपर झुक गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे निर्वाण झुका था उसकी तरफ उसकी नजर भी निर्वाण के होठों पर थी, जिससे निर्वाण बिल्कुल निराली की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके निराली को देखने लगा। तो निराली ने भी ऐन वक्त पर उसके गालों पर होठ रख दिए, जिसका एहसास बिल्कुल किसी समंदर की रेत पर बिना किसी परेशानी के लेटे हुए मुसाफिर सा लगा निर्वाण को। और उसने थोड़ी देर उसे प्यार देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। जब निराली ने अपने होठों को उसके गालों अलग किया तब भी निर्वाण वैसे ही आंखें बंद किए उसके दूसरे गाल पर किस करने का इंतजार करने लगा, मगर जब काफी देर तक उसे कुछ फील नहीं होता तो वो आंखें खोलकर देखता है अभी वो वैसे ही खड़े थे। निराली उसे देख रही थी और वो निराली को उसके अगले मूव के इंतजार में देख रहा था। उसे इस तरह देख निराली मुस्कुराते हुए उसके दूसरे गाल पर अपने होंठ रख देती है। इस बार आंखें बंद करने के साथ निर्वाण की पकड़ निराली की कमर पर कस जाती है और इस बार जब वो अपने होठ उसके होठों से अलग करती है तो निर्वाण बिना कुछ सोचे अपनी आंखें खोल देता है और निराली के देखने लगता है। निराली भी उसे उसी तरह काफी देर तक देखती है तो निर्वाण थोड़ा सा झुंझला जाता है और अपना माथा खुद ही निराली के होठों से लगा लेता है। इससे निराली थोड़ी सी चौंक जाती है, मगर बाद में उसे हंसी आने लगती है, मगर वो हंसने की जगह अपने हाथ उसके गले से निकाल लेती है। उसके ये करने पर निर्वाण को लगता है उसकी ये निराली को पसंद नहीं आई। वो अभी मायूस हुआ ही था कि निराली ने अपने हाथों में उसका चेहरा ले लिया और शिद्दत से अपने होठों को निर्वाण के माथे से लगाई। ये महसूस कर निर्वाण को ऐसा लगा जैसे वो फिर से जीने लगा हो, उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी हो और उसे सब मिल चुका हो जिसे वो चाहता था और इसके अलावा अब कुछ और उसे नहीं चाहिए था। इस बार से अनजान उसकी एक एक फीलिंग को निराली अच्छे से सुन और समझ पा रही है। निर्वाण चाहता था कि वो खुल के बता सके कि वो उसके लिए कैसा फील करता था, वो उसे कितना चाहता था। जब से वो उसे मिला था वो नहीं जानता कि वो उसमें क्या चाहता है, वो नहीं जानता, पर वो इतना तो जानता था कि वो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं है, वो उसके हमशक्ल से इस तरह से प्यार नहीं कर सकता, ना इस तरह महसूस कर सकता है जैसे वो निराली के लिए करता है। ये यात्रा लोनावाला की नहीं बल्कि उनके दिलों की भी यात्रा थी। दोनों ने अपने दिलों के संवाद को महसूस किया और इस यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। निराली और निर्वाण की कहानी एक नई शुरुआत के साथ उनके प्यार की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। तभी निर्वाण अपने ही ख्यालों में कहीं खोसा गया। निर्वाण और निराली उस पल में खोए हुए थे जहां शब्दों की जरूरत कम और एहसासों की जरूरत ज्यादा थी। निराली ने निर्वाण के चेहरे को अपने हाथों में थामे रखा, उसकी आंखों में कुछ ऐसा पड़ा जो शब्दों से बयां नहीं हो सकता था।
उसकी धड़कनें तेज थीं और वो समझ पा रही थी कि निर्वाण क्या महसूस कर रहा है। निर्वाण की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो और अब वो ख्वाब उसके सामने साकार हो रहा हो। तुम्हें पता है, निर्वाण ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे बिना ये सारी दुनिया अधूरी सी लगती है। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ सब कुछ सही लगता है। जैसे ये पल, ये हवाएं, ये पहाड़ सब हमें बस हमारे लिए बनाया गया हो। निराली ने उसकी बातों को सुनते हुए उसकी आंखों में देखा, उसकी उंगलियां अभी भी उसके चेहरे पर थीं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी बातें पता नहीं क्यों पर दिल को छू जाती हैं, और मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इस तरह से भी महसूस कर सकता है। निर्वाण ने अपनी हथेलियों को उसकी कमर पर कसते हुए कहा, यह महसूस करना बस तुम्हारे साथ ही मुमकिन है। मैं खुद को बदलते हुए देखता हूं जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो। तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया है। मैं बदल गया हूं, और अब मैं तुम्हारे बिना खुद को नहीं सोच सकता। निराली ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी, जैसे वो भी कुछ कहना चाहती हो पर शब्दों की कमी उसे रोक रही थी। वो निर्वाण के करीब आई, उसकी नजरें अब भी उसकी आंखों में थीं। उसने धीरे से कहा, शायद मैं भी तुम्हारे बिना अब कुछ नहीं सोच सकती। पर एक बात जान लो, जो भी है, जैसा भी है, ये सब बहुत सच्चा है। ये सुनकर निर्वाण के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आई। उसने धीरे से निराली के माथे को फिर से चूमा और कहा, तो फिर चलो इस सच्चाई को जीते हैं, वैसे जैसे इसे जीने का हक है। निराली ने हौले से सिर हिलाया और दोनों हाथों में हाथ डाले धीरे धीरे उस चोटी से नीचे की ओर चलने लगे, जहां अब उनके कदमों के साथ साथ उनके दिलों की धड़कनें भी ताल मिला रही थीं। तभी निर्वाण के चेहरे पे बारिश की बूंदें पड़ी और उसे एहसास हुआ, अभी अभी जो हुआ या उसने देखा वो एक सपना था। उसने अभी तक अपने दिल की बात निराली से नहीं कही, मगर उसे अब कहीं ना कहीं एक बात तो पक्की थी कि निराली भी उसे प्यार ना सही पसंद तो जरूर करती है। यही सोचकर वो मन में निराली को अपनी बात कैसे कहनी है इस बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ करण और विशाखा सही में इस रोमांटिक माहौल का आनंद उठा रहे, जितने में बारिश ने शिरकत कर उनके प्यार में अपनी हाजिरी दर्ज की। करण एक टीले बैठा हुआ था और विशाखा उसके कंधे पर सर रखकर आंखें बंद किए हुए मौसम की खूबसूरती को महसूस कर रही थी। तभी ओस की चमकीली मोतियों की तरह बूंदें उसके पलकों पर गिरने लगी। करण का हाथ जो विशाखा के कंधे पर था और दूसरे ने विशाखा का एक हाथ थाम रखा था। विशाखा ने भी एक हाथ से करण का हाथ पकड़ रखा था और दूसरा हाथ पीछे से उसकी कमर में डालकर करण को लपेट रखा था, और वो दोनों साथ में यहाँ की ठंडी हवाओं और खूबसूरत नज़ारों का एहसास कर रहे थे। तभी बारिश ने उन्हें वहां उठाने को कहा और वो उठकर वहां की पास वाली गुफा में एक दूसरे को भीगने से बचाते हुए गए। उन दोनों के ही बालों और चेहरे पर कुछ बूंदें गिर गई थी। अंदर जाकर करण ने पहले विशाखा के स्कार्फ से उसे साफ किया, बालों को सुखाया, और जब उसने खुद को सुखाना चाहा तो विशाखा ने उसके हाथ से वो स्कार्फ ले लिया। ये देख करण ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और फिर से उससे स्कार्फ लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर विशाखा ने पीछे कर लिया। जब करण ने उसे कुछ कहना चाहा तब विशाखा ने उसके गले वो स्कार्फ किसी रस्सी तरह डालकर उसे अपने पास खींच लिया और फिर उस स्कार्फ को गले से निकालकर उसके सर पर डाल दिया और उसके बालों को खुद सुखाने लगी, जिस पर करण चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जब विशाखा ने करण को अच्छे से सुखा दिया तब उसने उस स्कार्फ को निचोड़कर वही गुफा में एक पत्थर पर सुखाने डाल दिया। जब करण उसके पास गया तो उसने देखा उसी पत्थर के बाएं और वही गुफा में थोड़ी सूखी घास थी, तो उसने उसे अच्छे से लगाया। वही उसे ऐसा करते देख विशाखा दो सूखे पत्थर ढूंढने लगी। काफी देर बाद उसे पूरी तरीके से सूखे दो छोटे पत्थर मिल ही गए। उसने घिस घिस कर घास जलाई। उन दोनों को ही इस तरह आग जलाना आता था क्योंकि निराली के साथ उन्होंने इसकी भी ट्रेनिंग ली थी। पहले करण वहां सूखी जगह देखकर बैठ गया और विशाखा की तरफ अपने हाथ फैला दिए, जिसका मतलब मेरे पास आओ था। विशाखा भी उसके पास चली गई। उसके पास आते ही करण ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और बाहों के आलिंगन में छुपा लिया, जैसे इस सर्द मौसम से उसे छिपा रहा हो। बारिश लगभग 1 से 1.5 घंटे से चल रही थी। अब तो वातावरण में गीली गीली मिट्टी की खुशबू भी फैली हुई थी, जिससे माहौल और भी प्यारा सुहावना हो गया था। दो दिल जहां एक ही सुर में एक ही ताल में बिना संवाद के ऐसे धड़क रहे जैसे वो दो ना होकर एक ही हो। क्या रंग लाएगा ये प्यार का सावन? क्या इन दो दिलों की तरह निराली और नीर भी हो पाएंगे एक? 67 कहीं प्यार की गर्म आग तो कहीं बुझी राख। करण और विशाखा अपना समय एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आश्रय में प्रकृति साख उसमें अलग सी रिदम छोड़ रही थी। दोनों के दिल की धड़कन बिल्कुल ऐसे धड़क रहा था जैसे एक ही दिल हो, और उसकी धड़कन विशाखा करण की गोद बैठी हुई थी और करण एक चट्टान के अंदर जो एक गुफा के अंदर थी, और उसने पूरी तरीके से विशाखा को अपनी बाहों में कैद कर ढक रखा था क्योंकि उसे इस सर्द मौसम और हवाओं से सुरक्षित रखना चाहता था।
कुछ पल बाद बारिश पूरी तरीके से थम गई और अब जो घास जलाई थी उनकी आग भी हल्की बुझने लगी थी। तभी करण ये देखने झुका कि गुफा से बाहर बारिश कम हो गई है या नहीं, तो उसे पता चलता है कि बारिश रुक गई है, लेकिन तभी उसके थुड़ी पे उसे कुछ सॉफ्ट सा फील होता है, तो उसे एहसास होता है कि बारिश रुकी कि नहीं। ये देखने के चक्कर में वो विशाखा के बेहद करीब आ गया था और विशाखा भी सर थोड़ा ऊंचा कर उसकी तरफ देख रही थी, जिससे विशाखा के होठ करण के एडम एप्पल से टकरा गए। उसने भी धीरे से सर नीचे कर उसके गोद में बैठी और बाहों में विशाखा की तरफ देखा। उसके होठ ठंड से फिर भी कांप रहे थे, बिल्कुल उसकी तरह। उसकी पलकें भीगी हुई थी जो उसे देखते हुए फड़फड़ा रही थी। उसके आंखों में मासूमियत छाई हुई थी जो करण को उसे अपने और करीब करने पर मजबूर कर रही थी। करण ने धीमे से अपना एक हाथ उठाया और उसके थोड़े थोड़े गीले बाल जो उसके चेहरे से चिपक गए थे उन्हें हटाने लगा। वो ये बेहद प्यार से कर रहा था और बहुत ध्यान से भी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल रहने वाली मिस प्रेसिडेंट करण को प्यार से अपलक निहार रही थी। उसके बाद करण उसके गले पर चिपके हुए बालों को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ता है और उसे छू लेता है। वही अब तक उसके चेहरे में खोई हुई विशाखा के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है और वो थोड़ी हैरानी से करण की तरफ देखने लगती है। वही उसका ऐसा रिएक्शन देख करण मुस्कुराने लगता है और उसका हाथ वही रुक जाता है। वही विशाखा जल्दी ही खुद ही हैरानी से बाहर आकर उसे खुद का मजाक उड़ाते देख मुंह बनाकर करण से नजरें फेर लेती है। उसे देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि वो वही विशाखा है जो बहुत ही ज्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल लेडी है। ये तो एक प्यार से भरी प्रेमिका थी। उसे इस तरह देखकर करण के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और एक शरारती मुस्कान में बदल जाती है। वो हाथ जो उसने एक जगह पर रोक दिया था वो फिर से विशाखा के गर्दन पर चलने लगा था। इस बार ये बेहद एहसास के साथ वो उसके गर्दन से चिपके बालों को हटा रहा था, जिस वजह से रूठी विशाखा अपनी नाराजगी भूल उस एहसास को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर सहने लगती है, खुद में ही सिमटने लगती है। पर करण नहीं रुकता तो विशाखा एकदम से उसका हाथ पकड़कर वही रोक लेती है और आंखें खोलकर उसे देखती है। उसकी आंखें पूरी तरह से नशे में डूबी हुई इंसान की आंखों से ज्यादा नशीली लग रही थी। वो उन्हीं आंखों से करण को देख रही थी, वही करण भी उनमें खो रहा था। एक पल के लिए उन आंखों को देखकर वो भी हैरान हो गया था, मगर फिर वो ज्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया और अपने आंखों से ही विशाखा की नशीली आंखों का नशा करने लगा। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में इसी तरह देख रहे थे जैसे जंग लड़ रहे हो कि कौन एक दूसरे की आंखों का सबसे ज्यादा नशा कर सकता है। अचानक से आसमान में बिजली चमकती है और करण विशाखा को अपनी बाहों में फिर से भर लेता है। दूसरी तरफ एक बड़ी सी गुफा के अंदर कैंपिंग की जैसी व्यवस्था की गई थी और सारे लड़के कैंप फायर के आजू बाजू बैठकर बारबेक्यू का आनंद उठा रहे थे जो कि सिद्ध ने सबके लिए बनाया था। सबके लिए सिद्धार्थ ने खुद उन्हें पनीर टिक्का रोस्ट करके परोसा था। ये सामान वो लोग साथ में लाए थे। वहां पर अर्थव, अयान, अहीर और आहान और सिद्ध थे। वही कारवी गुफा के मुंह के सामने एक पत्थर से लगकर बैठी थी। उसकी गोद में एक स्केच बुक थी और एक कलर प्लेट जिससे वो इस खूबसूरत नज़ारे को अपने रंगों में भरकर कागज पर उकेर रही थी। वही उसके पास बैठा नील अपने हाथ में कैमरा लेके उन नजरों को कैद करने का अभिनय कर रहा था, लेकिन वो उन नजरों से ज्यादा उस नजरों को अपनी चमकती आंखों में भरकर उसमें रंग उड़ेल कर कागज पर कैद करने वाली उस चंचलता से भरी उम्मीद के नजरे को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। जिस बात का एहसास अपने में खोई कारवी को बिल्कुल भी नहीं था और कारवी को बिल्कुल भी नहीं था। तभी वहां पर सिद्धार्थ आ जाता है। वो नील को आवाज लगता है और नील के हाथ में एक प्लेट पकड़ाते हुए कहता है, नील ये तुम्हारे लिए गर्म है, खा लो। जिस पर नील देखता है उसमें ग्रिल्ड पनीर टिक्का होता है। वो मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को थैंक यू बोलता है और वही थोड़ी दूरी पर पत्थर देखकर उस पर बैठ जाता है। और लेकिन वो अभी भी कारवी को निहारने में बिजी था। वो सीधा से कहना चाहता था कि कारवी वो दे देगा, लेकिन वो ज्यादा चिपकू लगता है ना। ऐसा सोच वो उसी की तरफ देखते हुए पनीर का एक बाइट लेता है। वही सिद्धार्थ अब कारवी के पास जाता है और उसे कहता है, कारू ये पहले खा ले, फिर कर जो कर रही है। कारवी बिना सिद्ध की तरफ देखे बोलती है, सिद्ध अभी नहीं, बाद में। जिस पर सिद्ध उसे मना करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, सुबह भी तूने कम नाश्ता किया है, होटल से भी कुछ खाकर नहीं आए और वो दो लैला मजनू की जोड़ियां हैं जिनका पेट प्यार से भरता है और अब तेरा पेंटिंग से भरने लगा। उसकी डांट सुन कारवी इरिटेट होते हुए कहती है, तो खिला दे मुझे। जिसे कारवी ने यूं ही कहा था, मगर सिद्धार्थ ने उसे सीरियसली ले लिया और उसे वही उसके पास इस पत्थर पर थोड़ी जगह बनाकर बैठ गया और उसे खिलाने लगा। वो बहुत ज्यादा पैशंस के साथ उसे खिला रहा था, एक बाइट खाने की राह देख रहा था और बीच बीच में पानी भी पिला रहा था। वही ये सब देखकर नील को अपने दिल में एक अजीब सा बोझ फील हुआ जो क्यों हो रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या है नील के दिल में कारवी के लिए? क्या कारवी के दिल में है कुछ नील के लिए? क्या सिद्ध या नील? कौन होगा कारवी का हमसफर? और ये नीर और निराली रह कहाँ गए? 68 पकड़म पकड़ाई।
बारिश के बाद का माहौल एक अजीब सी शांति और ताजगी से भर गया था। हर तरफ एक नया जीवन महसूस हो रहा था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और कभी कभी सूरज अपनी किरणों के साथ बादलों के बीच से झांक रहा था। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैल गई थी, जिसे बारिश के बाद की सोंधी खुशबू कहा जाता है। ये खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थी। पेड़ों की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो गई थीं, जिन पर बारिश की बूंदें अभी भी टिकी हुई थीं, जैसे किसी ने उन पर मोती छिड़क दिए हों। सड़कें और रास्ते गीले हो चुके थे, जिन पर पानी की छोटी छोटी झीलें बन गई थीं। कहीं कहीं पानी अभी भी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे बारिश के रुकने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा धरती को तर करने की कोशिश कर रहा हो। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो शरीर को हल्की ठिठुरन का एहसास करा रही थीं। पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे, जैसे वे भी इस नए माहौल का स्वागत कर रहे हों। आसमान में इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था, जो बारिश के बाद का सबसे खूबसूरत दृश्य बन चुका था। गिरती बूंदों की आवाज अब थम चुकी थी और उनके स्थान पर एक धीमी धीमी खामोशी ने जगह ले ली थी, जो मन को सुकून दे रही थी। सड़क किनारे पेड़ और पौधे धुले धुले से नजर आ रहे थे, जैसे बारिश ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। पूरा वातावरण साफ और ताजगी से भर चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने एक नई शुरुआत की हो। सिद्धार्थ अभी कार्वी को खाना अपने हाथों से खिला रहा था। कार्वी खाना खाते हुए ही काम कर रही थी। वह बिना सिद्ध की तरफ देखे बोली, यम्मम, कितना टेस्टी है सिद्ध। यू आर द बेस्ट, आई लव यू। सिद्ध बस मुस्कुरा रहा था, जबकि नील के चेहरे पर उन्हें ऐसे देखकर एक फीकी सी मुस्कान थी। उसे नहीं पता था क्यों उसे कार्वी इतनी अपनी सी लग रही थी और क्यों उसे किसी और के साथ इतना घुलते मिलते देखना मुश्किल हो रहा था। उसे खाना नहीं खाया जा रहा था, क्यों? वह बिना खाए ही वहां से उठ गया और उसकी नज़र कैंप फायर के पास बैठे 4 लड़कों पर पड़ी, जो बिना किसी बात की परवाह किए खाने का मजा ले रहे थे। वह गुफा से बाहर निकल गया और चलते चलते काफी दूर आ गया। बारिश के बाद का ये शांत माहौल उसे सुकून दे रहा था, लेकिन साथ ही वह अकेला भी महसूस कर रहा था। वह इधर उधर भटक रहा था, जैसे कोई मंजिल न हो। उधर गुफा के अंदर कार्वी की पेंटिंग तैयार हो चुकी थी। उसने सबसे पहले सिद्धार्थ को दिखाते हुए कहा, देखो कितनी प्यारी है ना। आई लव इट। सिद्धार्थ उसके बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल तेरी तरह। कार्वी ने एक सेल्फ ऑब्सेस्ड टोन में कहा, बिल्कुल, ये मेरी तरह ही प्यारी है। सिद्धार्थ ने उसकी नाक को खींचते हुए कहा, तुझे कितनी गलतफहमी है, और वो भी अपने ही बारे में। मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हारी तरह बचकानी और बाकी ठीक ठाक। उसकी बात सुनकर कार्वी गुस्से में चिल्लाई, सिद्ध के बच्चे, इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ ठीक ठाक कैसे होता है। सिद्धार्थ हंसते हुए गुफा में ही इधर उधर भागने लगा। वहीं अर्थव, अयान, अहीर और आहान उनकी लड़ाई का मजा ले रहे थे। आहान ने तो म्यूजिक सिस्टम भी बंद कर दिया और कार्वी को सिद्ध को पकड़ने के लिए उत्साहित करते हुए चिल्लाया, कार्वी छोड़ना मत, वो वहां है, पकड़ो पकड़ो। अर्थव ने अयान और अहीर से पूछा, वैसे सिद्ध ने किया क्या जो इस तरह भागना पड़ रहा है? अयान ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर इन्हें देखकर मजा आ रहा है। आहान ने इस पर जोर से हंसते हुए कहा, सच में? अर्थव अजीब निगाहों से आहान की ओर देखता है और फिर अहीर से पूछता है, तुम बताओ क्या हुआ? अहीर ने पनीर टिक्का खाते हुए शांत स्वर में जवाब दिया, सिद्धार्थ भाई ने कार्वी दी की पेंटिंग को उनकी तरह कहा। अर्थव ने कंफ्यूज होते हुए कहा, तो फिर इसमें झगड़ने की क्या बात है? अहीर ने फिर उसी शांत भाव से उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने कार्वी दी को बचकानी और ठीक ठाक कहा। अब अर्थव के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वहीं अहीर के अलावा सभी 4 लोग टॉम और जेरी का शो देखकर खूब मजा ले रहे थे। वही जेरी, मेरा मतलब है सिद्ध, यहाँ से वहां भागने की कोशिश कर रहा था और काफी हद तक कामयाब भी था, मगर गुफा में जगह कम होने के वजह से उसकी टॉम बनी कार्वी आखिर में उसे पकड़ ही लेती है और उसके सर के बाल पकड़कर उसे हिलाने लगती है। देखा जाए तो उसने सिद्धार्थ के सर के बालों को ज्यादा जोर से नहीं खींचा था, इवन उसकी पकड़ भी काफी ढीली थी, मगर वो गर्दन को जोर जोर से शेक कर रही थी, जिसके अच्छे खासे झटके सिद्धार्थ को बैठ रहे थे। लेकिन उसे चोट लग रही थी, ना दर्द हो रहा था, मगर वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कार्वी उसे टॉर्चर कर रही हो और वो एक मासूम सा भोला भाला लड़का हो। वो जोर से कहने लगा, वह चिल्लाने लगा, आह मम्मा लग रही है। कारू क्या कर रही है? गंजा करने का फैसला कर लिया है क्या? उसकी बात सुनकर कार्वी को लगा कि सच में उससे दर्द हो रहा है और उसने उसके बाल छोड़कर हल्के हाथों से उसके सिर को सहलाने लगी। तभी कुछ देर रुकने के बाद सिद्धार्थ गुफा के बाहर भागते हुए चिल्लाया, तू बेवकूफ भी है, और हंसते हुए बाहर की तरफ भागने लगा। अब कार्वी सच में गुस्से में थी और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी।
बाहर शांति में सिर्फ सिद्धार्थ की हंसी गूंज रही थी। 1. नील के अंदर कार्वी के लिए इतनी भावनाएं क्यों उठ रही हैं? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? 2. कार्वी और सिद्धार्थ की नोक-झोंक में क्या उनके रिश्ते का गहरा पक्ष छिपा है, या ये सिर्फ मजाक है? 3. सिद्धार्थ और कार्वी के इस खेल में कौन जीतता है? क्या ये खेल सिर्फ मजाक है या इसमें कुछ गहराई है? 4. क्या नील की भावनाओं का सामना कभी सिद्धार्थ और कार्वी से होगा? अगर हाँ, तो कैसे? आप बताओ कौन आपको ज्यादा पसंद है, नील या सिद्धार्थ? पर मैं आपको बता दूं कि आपके सजेशंस के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन ज्यादा मुझे ऐसा लगता है स्टोरी लाइन के हिसाब से जो इंसान कार्वी के लिए सिलेक्टेड है वही रहने के चांसेस ज्यादा है। 69 क्योंकि आप जहां हम वही। सिद्धार्थ गुफा से बाहर भागते हुए तेजी से दौड़ा जा रहा था और उसके पीछे कार्वी उसे पकड़ने के लिए पूरी जान लगाकर दौड़ रही थी। माहौल में सिद्धार्थ की शरारती हंसी गूंज रही थी जो कार्वी को और भी चिढ़ा रही थी। दोनों पहाड़ी इलाके के सनकरे रास्तों पर खेल खेल में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। आसमान में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं जो वातावरण को और भी रोमांचक बना रही थीं। कार्वी ने पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को पकड़ ले, लेकिन वो हर बार उससे फिसल जाता। रुक जा, कहीं गिर जाएगा, कार्वी ने उसे चिल्लाते हुए कहा, लेकिन सिद्धार्थ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो उसकी चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर ढलानों से कूदते और झाड़ियों के बीच से दौड़ता रहा। कार्वी के गुस्से और मजे का यह अनोखा मिश्रण उसे हंसाता जा रहा था। अचानक एक ढलान जैसी चट्टान के पास पहुंचकर सिद्धार्थ ने छलांग लगा दी, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि पीछे से कार्वी पूरी रफ्तार में आ रही थी। कार्वी ने सिद्धार्थ की चालाकी को समझने से पहले ही उसके जैसे कूदने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो सीधे सिद्धार्थ की पीठ पर जा गिरी। सिद्धार्थ चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ा और अब उसकी पीठ पर कार्वी सवार थी। सिद्धार्थ ने अपनी पीठ पर पड़े इस अचानक के भार से कराहते हुए कहा, ओ ए मोटी, उठ भी जा, या फिर जिंदगी भर यही विश्राम करने का इरादा है? कार्वी, जो खुद इस स्थिति से थोड़ी हैरान थी, उसकी बात सुनकर और चिढ़ गई। उसने सिद्धार्थ की पीठ पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, ओ ए भैंसे, तू मोटी किसे कह रहा है? तुझे मैं मोटी लगती हूँ? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यही तो मैं सोच रहा था कि तेरे चींटी जैसे शरीर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि तू हाथी की तरह खाती होगी। अब उतर भी, मेरी पीठ बुरी तरह दुख रही है। कार्वी ने गुस्से में आकर जवाब दिया, मतलब मैं परफेक्ट लड़की हूँ? सिद्धार्थ ने उसकी बात पर शक भरी नजरों से उसे देखा और मुंह बनाते हुए कहा, हाँ। कार्वी ने गर्व से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। तुम्हें नहीं पता, लड़कियों का क्या, लड़कों का भी आजकल सपना होता है कि वो हाथी की तरह कितना भी खाएं, लेकिन चींटी की तरह स्लिम और मेहनती रहें। कार्वी की इस अजीबोगरीब दलील को सुनकर सिद्धार्थ ने शब्द हो गया था। कुछ देर के लिए उसकी हंसी बंद हो गई थी और वो सिर्फ उसे हैरानी से देखता रहा। उसने सोचा कि कार्वी इतनी बड़ी बातें कैसे सोच लेती है और उसकी बातें कभी कभी इतनी उलझन भरी कैसे हो सकती हैं। कुछ देर बाद सिद्धार्थ ने कराहते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गया, प्लीज अब मेरी पीठ से उतर जा, नहीं तो तेरा सिद्ध भगवान को प्यारा हो जाएगा। सिद्धार्थ की इस मजाकिया धमकी पर कार्वी ने जल्दी से उसके ऊपर से हटने का फैसला किया। वो उसकी पीठ से हटकर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा, वो हंसी नहीं रोक पाए। सिद्धार्थ की हालत देखकर कार्वी का हंसना लाजमी था। बारिश की वजह से चारों ओर मिट्टी गीली हो चुकी थी और उसके साथ ही गाढ़ा कीचड़ तैयार हो चुका था। इस कीचड़ से सिद्धार्थ के कपड़े, हाथ और चेहरा पूरी तरह सने हुए थे। उसकी शर्ट पर बड़े बड़े कीचड़ के धब्बे थे और उसके चेहरे पर भी हल्का कीचड़ लग गया था। कार्वी को इस हालत में देखकर हंसी आ गई और वो जोर से हंस पड़ी। सिद्धार्थ ने उसे इस तरह खुद पर हंसते हुए देखा तो उसे और भी शरारत सूझी। उसने उसकी हंसी का बदला लेने का फैसला किया। वो कार्वी की तरफ तेजी से बढ़ा और उसे गले से पकड़ लिया। कार्वी ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, नहीं, छोड़ मुझे। लेकिन सिद्धार्थ को कहाँ मानना था। उसने जोर से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और कार्वी को भी कीचड़ से सना दिया। अब दोनों ही पूरी तरह से कीचड़ में लथपथ हो चुके थे। कार्वी ने खुद को छुड़ाते हुए सिद्धार्थ को गुस्से में कहा, तू पागल है? देख, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। सिद्धार्थ हंसते हुए बोला, तू ही तो कह रही थी कि लड़कियां हाथी की तरह खाती हैं और चींटी की तरह स्लिम रहती हैं। अब देख, तू चींटी की तरह तो नहीं, लेकिन गंदे सुअरों की तरह लग रही है। कार्वी ने उसकी इस बात पर उसे फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने उसकी हरकत को भांप लिया और तेजी से दूर हट गया।
दोनों की यह शरारतें और हंसी मजाक बारिश के बीच और भी खूबसूरत लग रही थीं। पहाड़ियों के बीच हरी भरी वादियों में उनकी मासूम और नटखट हरकतें किसी फिल्म के सीन की तरह लग रही थीं। चारों तरफ से चिड़ियों की चहचहाहट और बारिश की बूंदों की मधुर आवाजें उनके खेल में रोमांच और हंसी का तड़का लगा रही थीं। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे के पीछे भागते भागते और कीचड़ में लिपटते लिपटते खूब मस्ती की। आखिरकार जब दोनों थक गए और उनकी हंसी थोड़ी कम हुई, तो सिद्धार्थ ने कार्वी से मजाक करते हुए कहा, अब समझ में आया कि तू क्यों कहती है कि लड़कियों को हाथी की तरह खाना चाहिए, क्योंकि फिर वो मुझ जैसे लड़कों की जान निकालने के लिए तैयार रहती हैं। कार्वी ने उसकी इस बात पर अपनी आंखें घुमा ली और कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब होटल वापस चले, मुझे ये सब साफ करना है। सिद्धार्थ ने भी हंसते हुए हामी भरी, चल चल, लेकिन पहले ये बता, आज की जीत मेरी थी या तेरी? कार्वी ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहा, वो तो तुझे ही सोचना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने फिर से उसे हैरानी से देखा और बोला, क्या मतलब? मैं तो जीता। कार्वी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, पर आखिरी में तू ही सबसे ज्यादा गंदा हुआ था। जीत किसकी हुई, ये सोचने वाली बात है। दोनों की इस प्यारी नोकझोंक और मस्ती ने उनका दिन यादगार बना दिया था। बारिश थमने लगी थी और वे वापस होटल की ओर जाना चाहते क्योंकि वो गंदे हो चुके थे, मगर अब तक निराली, निर्वाण और विशाखा करण वापस नहीं आए थे, इसलिए वो चुपचाप गुफा की तरफ चले गए। बारिश के बाद का माहौल एक अजीब सी शांति और ताजगी से भर गया था। हर तरफ एक नया जीवन महसूस हो रहा था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और कभी कभी सूरज अपनी किरणों के साथ बादलों के बीच से झांक रहा था। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध फैल गई थी, जिसे बारिश के बाद की सोंधी खुशबू कहा जाता है। ये खुशबू पूरे माहौल को ताजगी से भर रही थी। पेड़ों की पत्तियां गहरे हरे रंग की हो गई थीं, जिन पर बारिश की बूंदें अभी भी टिकी हुई थीं, जैसे किसी ने उन पर मोती छिड़क दिए हों। सड़कें और रास्ते गीले हो चुके थे, जिन पर पानी की छोटी छोटी झीलें बन गई थीं। कहीं कहीं पानी अभी भी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे बारिश के रुकने के बाद भी उसका कुछ हिस्सा धरती को तर करने की कोशिश कर रहा हो। चारों ओर हवाएं ठंडी हो गई थीं, जो शरीर को हल्की सी ठिठुरन का एहसास करा रही थीं। पक्षी फिर से चहचहाने लगे थे, जैसे वे भी इस नए माहौल का स्वागत कर रहे हों। आसमान में इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था, जो बारिश के बाद का सबसे खूबसूरत दृश्य बन चुका था। गिरती बूंदों की आवाज अब थम चुकी थी और उनके स्थान पर एक धीमी धीमी खामोशी ने जगह ले ली थी, जो मन को सुकून दे रही थी। सड़क किनारे पेड़ और पौधे धुले धुले से नजर आ रहे थे, जैसे बारिश ने उन्हें नया जीवन दे दिया हो। पूरा वातावरण साफ और ताजगी से भर चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ने एक नई शुरुआत की हो। वही उनकी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े नील पर नहीं पड़ी। वैसे तो उनकी मस्ती देख उसके होठों पर मुस्कान थी, पर उसकी आंखों में अनजाना सा खालीपन और अकेलापन दिख रहा था। दूसरी तरफ निर और निराली काफी पीछे रह गए थे। निर को निराली के लिए थोड़ा दोषी महसूस हो रहा था कि यह उसके वजह से हुआ है। ऊपर से निराली ने उससे कोई शिकायत भी नहीं की, ना उसकी जिद के लिए उसे कुछ कहा और ना ही उसकी मदद के लिए मना किया। काफी देर चलने के बाद निराली और निर को भी एक बार बारिश का सामना करना पड़ा, तो वे वहां एक झोपड़ी जैसी जगह पर चले गए। लोनावला की उस छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए बारिश का दृश्य एक अद्भुत अनुभव था। बाहर घनी बारिश ने पूरे माहौल को धुंधला कर दिया था। बारिश की बूंदें छत पर टप टप गिर रही थीं, उनकी आवाज जैसे किसी शांत संगीत की लय हो। पहाड़ों से गिरती बारिश की धाराएं घाटियों की ओर बह रही थीं और उनके साथ हवा में घुली मिट्टी की ताजगी भरी खुशबू झोंकों के साथ अंदर तक आ रही थी। निर ने वहां घास की एक मोटी परत जमा दी, वहीं निराली ने एक छप्पर जो खिड़की को ढके हुए था ऊपर कर दिया। अब बाहर का नजारा पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा था। सामने के पहाड़ अब पूरी तरह से धुंध में छिपे हुए थे। उनकी चोटियों से घिरा बादलों का समुद्र धीमे धीमे नीचे की ओर सरक रहा था। पेड़ जिनकी पत्तियों पर बारिश की बूंदें ठहरी हुई थीं, हरे भरे और ताजगी से भरे दिख रहे थे, मानो बारिश ने उन्हें फिर से जिंदा कर दिया हो। पानी की धाराएं छोटे छोटे झरनों का रूप लेकर पहाड़ियों से नीचे गिर रही थीं, उनकी हल्की गूंज झोपड़ी तक सुनाई दे रही थी। निर ने निराली की तरफ देखते हुए सोचा कि क्या मुझे अभी उसे कह देना चाहिए या नहीं, या उसे किसी और तरीके से या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर कहना चाहिए। उसे यह काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था, क्योंकि वह आज तक इतना कंफ्यूज कभी नहीं रहा था। इसी कंफ्यूजन में वह कब खिड़की के पास खड़ा हो जाता है, उसे पता नहीं चलता, लेकिन बाहर से आती एक झोंके और अपने साथ लाए कुछ बूंदों के कारण वह होश में आ जाता है और खड़े होकर बाहर के नज़ारे को निहारने लगता है।
हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। झोंके आते ही झोपड़ी के खिड़की के पास लटके पत्ते हिलने लगते थे और बारिश की कुछ बूंदें भी अंदर छिटक आती। बाहर मिट्टी के रास्ते पर पानी की धाराएं बह रही थीं, जो एक संगीतमय लय में धीरे धीरे घाटियों की ओर जा रही थीं। चारों ओर का हरियाली से भरा दृश्य अब और भी गहरा हो गया था, जैसे बारिश ने उसे धोकर चमकदार बना दिया हो। तभी उसका ध्यान निराली पर गया, जिसने अपना जैकेट निकाल दिया था। वह एक हल्के ब्राउन कलर की टी शर्ट में थी, जिसमें भी बहुत क्यूट लग रही थी। निर का ध्यान भी उसके बालों की उन लटों ने कुछ ऐसा आकर्षित कर लिया जैसे वह सम्मोहित हो गया हो। वह उसके करीब जाकर उसके बालों को कान के पीछे करके कहता है, वक्त ये नायब है और गुजरने को तैयार है। हम लाख गुहार लगा लें इनसे, वो आपको हमसे छीनने को बेकरार है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। वक्त की पाबंदियों में ही सही हम मिल लिया करेंगे कहीं, क्योंकि जहां आप हैं हम भी वहीं। दूर कहीं बिजली की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, लेकिन इस शोर के बावजूद एक शांतिपूर्ण वातावरण बना हुआ था। बारिश की धीमी रफ्तार और उसकी निरंतर धुन मन को एक गहरे सुकून से भर रही थी। उसकी बात इतनी प्यारी और भावनाओं से भरी थी कि किसके भी दिल को छू जाए। फिर निराली के चेहरे पर भी एक कोमल सी मुस्कान थी। उसने निर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, आप ये सब बखूबी कर लेते हो। उसकी बात पर निर घबरा जाता है। उसे लगता है कि निराली उसे कुछ ज्यादा ही फ्लिर्टी समझ रही है। वह कुछ कहता, उससे पहले ही उसके कानों में निराली के खुलकर हंसने की आवाज आई। पहले तो वह थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन जब उसे समझ आया कि वह उस पर ही हंस रही थी, तो उसने अचानक उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया। यह इतना अचानक था कि निराली को इस बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वह हंसने में ही व्यस्त थी। बारिश थमने के बाद लोनावला की घाटियों में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। पहाड़ों की चोटियों से धीरे धीरे बादल सरकते हुए नीचे की ओर उतर रहे थे, मानो वे जमीन को छूने के लिए बेताब हों। हरियाली से ढकी हुई ये पहाड़ियां और भी गहरी हो गई थीं, जैसे बारिश ने उन्हें धोकर नया जीवन दे दिया हो। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी, जो बारिश के बाद की ताजगी का एहसास करा रही थी। निराली और निर अब एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे की बाहों में खड़े थे और एक दूसरे की आंखों में उनकी भावनाओं को देख रहे थे। नीचे घाटियों में झीलें चमक रही थीं, उनमें आसमान का हल्का नीला रंग और बादलों की सफेदी मिलकर एक खूबसूरत आईना बना रहे थे। झरनों से गिरता पानी अब तेज बहाव से नीचे बह रहा था, उसकी आवाज दूर तक गूंज रही थी, लेकिन फिर भी यह गूंज भी इस शांत माहौल का हिस्सा लग रही थी, जैसे प्रकृति की लय हो। छोटे छोटे झरने पहाड़ियों के किनारे से गिरते हुए नीचे घाटियों में खो जाते थे और उनकी फुहारें हवा में घुलकर हल्की ठंडक का एहसास करा रही थीं। चारों ओर फैली हरियाली इतनी गहरी हो चुकी थी कि हर पत्ता, हर घास का तिनका ताजगी से लबरेज था। पत्तों पर अभी भी बारिश की बूंदें मोतियों की तरह टिकी हुई थीं, जो सूरज की हल्की किरणों के साथ चमक रही थीं। सूरज कभी बादलों के पीछे छिपता तो कभी बादलों के बीच से अपनी रोशनी को धरती तक पहुंचाने की कोशिश करता। आसमान में दूर तक फैले बादल अब हल्के हो चले थे और उनकी धीमी धीमी गति के साथ एक शांति का अनुभव हो रहा था। बीच बीच में हवा के हल्के झोंके आते, जो पेड़ों की पत्तियों को हौले से हिलाते और बारिश के ठंडेपन को फिर से महसूस। क्या ये प्रेम पर्व यही रुक जाएगा या एक कहानी का मोड़ लेकर सदा के लिए इनके दिलों में बस जाएगा? 2. किस किस के दिलों में लोनावाला की घाटियों में फूल खिलेंगे तो कौन से दिल होंगे जो टूटेंगे? 70 किसकी कितनी गलती और मौका। निराली और निर्वाण की बातचीत का एक नया मोड़ आ चुका था और मौसम के बेपरवाह रवैये के बावजूद उनकी भावनाओं में गहराई और स्पष्टता महसूस की जा रही थी। निर्वाण ने अब अपने दिल की बात कहने का निर्णय लिया और उसने सोचने के बाद कई विकल्पों पर विचार किया कि वह निराली के सामने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता है। उसने कई तरीकों पर सोचा, जैसे चिट्ठी लिखना। उसने सोचा कि वह एक चिट्ठी लिखे जिसमें वह अपनी सारी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से व्यक्त कर सके। चिट्ठी के माध्यम से वह अपनी भावनाओं को ठहरकर और विस्तार से कह सकता था, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। ये तरीका उसे अच्छा लगा क्योंकि वह मानता था कि शब्दों के माध्यम से वह अपने दिल की बात बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकता है। गिफ्ट देना। एक अन्य विचार ये था कि वह निराली को उसकी पसंदीदा किताब या कोई पर्सनल गिफ्ट दे जो उनके रिश्ते की यादों को ताजगी से भर सके। ये गिफ्ट ऐसा हो सकता था जो उनके साझा पलों को संजोने में मदद करे और उनके बीच की भावनाओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शा सके। स्पेशल डेट प्लान करना। उसने एक विशेष डेट की योजना बनाने का सोचा, जिसमें एक सुंदर कैफे, पार्क या समुद्र तट पर एक रोमांटिक शाम बिताने का विचार किया। ये पल उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का अवसर प्रदान कर सकता था और उनके रिश्ते को नया रंग दे सकता था।
संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी विचार आया। उसने सोचा कि वह एक प्यारा सा गाना गाकर या सुनाकर अपनी भावनाओं को जाहिर कर सकता है। संगीत की भाषा आमतौर पर दिल की गहराइयों को छूने का एक प्रभावी तरीका होता है। फोटो एल्बम तैयार करना। एक और योजना ये थी कि वह एक फोटो एल्बम तैयार करे जिसमें उनके साथ बिताए गए खास लम्हों की तस्वीरें हों। यह एल्बम उनके रिश्ते की यादों को संजोने और उनके साझा पलों की सुंदरता को दर्शाने का एक अच्छा तरीका हो सकता था। सरप्राइज प्लान करना। उसने सोचा कि एक अप्रत्याशित सरप्राइज पार्टी या इवेंट आयोजित किया जाए जो निराली को उसकी भावनाओं के बारे में बताने का एक अनोखा तरीका हो सकता था। ये सरप्राइज उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे सकता था। साधारण बातचीत के दौरान धीरे धीरे अपनी भावनाओं को सामान्य बातचीत में जोड़ने का विचार भी उसके मन में आया। ये तरीका उसे ज्यादा सहज और प्राकृतिक लगा, जो कि उनके रिश्ते को अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकता था। अच्छी बातें सुनाना। अंत में उसने सोचा कि निराली की तारीफ करने और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे शब्द कहने से उसकी भावनाएं स्पष्ट हो सकती हैं। यह तरीका भी उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका हो सकता था। फिर भी इन सभी विचारों के बावजूद निर्वाण ने महसूस किया कि उसके दिल की बात सीधे शब्दों में कहनी चाहिए। कभी कभी सबसे सीधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है, और उसने इस सच को स्वीकार किया। निर ने गहरी सांस ली और निराली की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद और एक अजीब सा डर था। उसने खुद को संजीदगी से पेश किया और कहा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? निराली उसके सवाल से सरप्राइज नहीं हुई। आखिर उसका एक एक प्लान जो अपने दिमाग में वो सोच रहा था वो निराली को एक साथ दिख भी रहा था, बिल्कुल किसी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह, क्योंकि निर्वाण ने एक साथ इतना कुछ तो सोच लिया होता है और ह्यूमन माइंड में सोचने की पावर और स्पीड उसे समझने और प्रोसेस करने से कम होती है। इसलिए बहुत सारे ख्याल उसे सुनाई जगह दिखाई देते थे, लेकिन इतने सारे प्लान देख जरूर निराली हैरान हुई थी। और इसलिए निर को जिसे लगा निराली उसके सवाल पर हैरान है, कुछ अजीब नहीं लगा। आखिर उसके हिसाब से एक अचानक से पूछा गया चौंकाने वाला सवाल था। निराली ने थोड़ी देर तक निर्वाण की आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उसकी मुस्कान ने निर्वाण के दिल को छू लिया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? निर्वाण ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये तुम्हारी समंदर से भी गहरी आंखें और उनसे भी शांत नजरें, कभी कभी तारों की तरह चमकती तुम्हारी आंखें मुझे इशारा करती हैं। निराली ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं ना कहूं तो? निर्वाण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम उसे भी हाँ में बदल देंगे। निराली ने थोड़ी गंभीरता से कहा, तो तुम्हें मौका चाहिए? निर्वाण ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मुझे मौका चाहिए, बस एक मौका। निराली ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया। कल हम यहाँ से निकल जाएंगे, परसों से हमारे कॉलेज शुरू हो रहे हैं। आज से ठीक 7 दिन तक तुम्हारे पास मौका है जो तुम्हें चाहिए था। निर्वाण पहले तो थोड़ी हैरानगी में था, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया। इतना कहकर वो उसके माथे पर एक हल्का सा किस कर देता है। निराली उसकी तरफ सॉफ्टली देखती है, वही यही हाल निर्वाण का था। दूसरी ओर मुंबई में सारिका और संजना की दोस्ती में काफी बदलाव आ चुका था। संजना और सारिका अब अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में थे और दोनों पक्की सहेलियों के नाम पर जानी जाती थीं। लेकिन आज ये दोस्ती थोड़ी सी ठंडी लग रही थी। संजना अब सारिका के साथ रहने का कोई नाटक भी नहीं करना चाहती थी। संजना की जिंदगी पर विश्लेष के साथ टूटे रिश्ते का काफी बुरा असर पड़ा था। वह इस बार सारिका को माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि सारी गलती सिर्फ सारिका की थी। निराली के खिलाफ साजिश रचने में वह भी सारिका का साथ देना चाहती थी। यही कारण था कि वह उस क्लब में मिली थी जहां उन्हें एक ग्रुप मिला था। संजना अब खुद को एक नए दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही थी और अपनी समस्याओं का सामना कर रही थी। उसने अपने मन की गहराइयों से निकलकर एक नया रास्ता अपनाने का निर्णय लिया था। यही कारण था कि वह सारिका के साथ अपनी दोस्ती को नए सिरे से देख रही थी और ये तय कर रही थी कि उसे अपनी जिंदगी में क्या बदलना है। संजना की मनोदशा और भावनात्मक स्थिति अब उसके लिए एक चुनौती बन चुकी थी। उसे ये तय करना था कि क्या वह अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से उसी तरह से मान सकती है या नहीं, और क्या वह अपने नए डिसीजन्स के साथ आगे बढ़ सकती है। 1. क्या सारिका और संजना की दोस्ती का यही अंत है? 2. या किसी दुश्मनी की शुरुआत? 3. या फिर सारिका मान लेगी इसके लिए भी निराली को जिम्मेदार? 4. क्या निर हो पाएगा कामयाब उसके इरादों में या फिर गवा देगा अपना मौका? आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।